संविधान की 12 अनुसूचियों का पूरा फुल डिटेल क्लास, 2 क्लास हमने आपको डिलीवर किया है। प्लेलिस्ट में क्लास पड़ा हुआ है। रिक्वेस्ट मैं बार बार आपसे करता हूं, जाकर के उस क्लास को देखें और फिर एक क्लास देखेंगे। क्योंकि ये जो क्लास आपका होगा, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा कि कितने जो है क्वेश्चंस, किस नेचर के क्वेश्चंस आपके किस एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आया है तो आपके नोट्स से क्वेश्चन आया हुआ है, या फिर आएगा तो आपके नोट से ही आएगा। यहां पर देखना जरा, पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। ये 3 कथन दिए गए हैं। पहला वाला कथन कह रहा है कि भारी भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो क्या भारत के संविधान में 20 भाग हैं? जब आपको संविधान सभा हमने पढ़ाया था तो उसमें जो है 26 नवंबर 1949, जिस दिन अपना प्यारा सा संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था, उस दिन हमने बताया कि संविधान के 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियों के रूप में हमको जो है अडॉप्ट किया गया संविधान को। तो कितने भाग हैं? 22 भाग। तो एक काम करिए, पहला वाला कथन आप गलत काटिए। अब पहला इसमें, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, आपने गलत काट करके 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। फिर उसके बाद भारत के संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। नहीं भैया, 390 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395। इतने तो संशोधित होकर के अगर आप देखेंगे ना तो लगभग 450 अनुच्छेद के आसपास आपको उपखंडों में मिल जाएंगे। तो यह कहना कि 390 अनुच्छेद हैं, इसको गलत काटिए। जब 2 आप गलत काटेंगे तो आपको यह भी गलत मिल गया, आपका ऑप्शन जो है वो सी निकल गया। लेकिन आपको पूरा पढ़ना है। यहां पर देखिए, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधनों के अधिनियमों के जरिए जोड़ा गया। जब मास्टर आपको अनुसूची पढ़ाया तो पहला वाला जो पेज था आपका, उस पहले वाले पेज पर यही ड्राफ्टिंग भी मैंने किया था और उसमें बताया था कि भाई भारत के जो संविधान की जो अनुसूचियां हैं, इन अनुसूचियों में अगर आप देखें तो हमने कहा था कि मूल संविधान में कितनी थी। मूल संविधान में कितनी थी बाबू? तो मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। मतलब कि इतने समय वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। मतलब कि 4 अनुसूचियों को प्लस किया गया है। और ये जो 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई हैं, इन 4 अनुसूचियों में एक 9वीं है, एक 10वीं है, एक 11वीं है और एक 12वीं है। इतनी बातें क्लियर? अभी समझना जरा। अगर मैं कहूं कि साहब ये 9वीं अनुसूची है, एक किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ाई गई? तो जो प्रथम संविधान संशोधन है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन, इस प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई। इसमें क्या प्रावधान किया गया है 9वीं अनुसूची में? तो भू सुधार का प्रावधान किया गया है। क्या? भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना? दूसरा कि 10वीं अनुसूची, इस 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें क्या है? इसमें आपको दल बदल कानून मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बाबू? दल बदल कानून। पूरा फुल डिटेल से क्लास चला हुआ है, जाकर के आप देखें। फिर उसके बाद हमने 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची बताया था। ये जो 11वीं अनुसूची है, ये ग्रामीण प्रशासन से संबंधित है, ये आपकी पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है। इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। फिर जो 12वीं अनुसूची है, ये शहरी प्रशासन, ये नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित है और इसको 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया। तो एक कुछ बातें आपको जो है पहले वाले क्वेश्चन से दिखाई पड़ती हैं। तो केवल 3 सही होगा। अब मुझे उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शन पर पहुंच पा रहे होंगे। ठीक है ना? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन जरा देखना। दूसरा वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों के बारे में ब्यौरा देती है? तो हमने जब अनुसूची 1 पढ़ाया था उसमें 2 बातों का जिक्र किया था। देखिए, मैंने कोई भी अनुसूची पढ़ाया है, एक तो पूरा डिटेल से पढ़ाया और दूसरा उसके सब्जेक्ट, उसके की पॉइंट पर हमने फोकस किया है, मास्टर ने फोकस किया है, ताकि तुरंत आप जो है अपने आंसर पर पहुंच जाएं। जब हमने पहली अनुसूची पढ़ाया था तो उसमें 2 बातें का जिक्र किया था। एक तो कहा था कि भाई राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, इसकी एक बात हमने की थी। मतलब कि 2 बातें हैं। एक पहली बात है कि राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीमाएं
ये दो चीजें आप जो है याद रखना किस अनुसूची में, पहली अनुसूची में। चूंकि ये राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा जानना चाह रहा है, तो जो आपका ऑप्शन होगा वो पहली ही अनुसूची होगा। क्या होगा बाबू? पहली अनुसूची होगा। लेकिन यहां पर दूसरी अनुसूची दिया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या मास्टर ने बताया था? तो यहां पर वेतन, यहां पर भत्ते, यहां पर विशेषाधिकार बताया गया था। वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान बताया गया था। किसके वेतन और भत्ते? यहां पर राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों की बात की गई थी। यहां राज्यपाल के वेतन और भत्तों की बात की गई थी, राज्यपाल के। यहां पर जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्तों, यहां पर उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों की बात की गई थी। जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बात की गई थी। कैग के वेतन और भत्तों की। तो ये जो संवैधानिक कुछ पद हैं, उनके वेतन और भत्तों का जिक्र कहां पर मिलेगा? तो आप बताओगे कि साहब दूसरी अनुसूची में मिलेगा। ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में मास्टर ने आपको बताया था, यहां पर विभिन्न पदों द्वारा लिए गए शपथ का प्रारूप दिया गया है। यहां पर प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, मतलब ओथ का प्रारूप दिया गया है। ठीक ना। लेकिन जैसे किसके शपथ का? संसद के सदस्यों का जो है शपथ का प्रारूप, जैसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ का प्रारूप, जैसे संघ के मंत्री के शपथ का प्रारूप, जैसे राज्य के मंत्री का शपथ का प्रारूप, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप। तो ये जो शपथ का प्रारूप अगर आपसे पूछेगा तो ये तीसरी अनुसूची। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किन 3 पदों का या किन पदों के शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है, तो आपको 3 पद याद रखने हैं। एक तो राष्ट्रपति महोदय का पद, एक राज्यपाल महोदय का पद और एक उपराष्ट्रपति महोदय का पद। ये तीनों पदों के शपथ का जो प्रारूप है, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है, थर्ड अनुसूची में नहीं है। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें आपको दूसरे वाले क्वेश्चन से मिली। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर कहा जा रहा है कि भाई भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची। अब देखिए तृतीय अनुसूची आया और तृतीय अनुसूची में अभी मास्टर ने क्या बताया? शपथ का प्रावधान बताया। क्या बताया बापू? शपथ का प्रावधान। और शपथ के प्रावधान में नोट करके हमने एक चीज ये बताया कि यहां पर 3 पदों के शपथ का प्रावधान का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और एक और महोदय है राज्यपाल महोदय। इनके शपथ का उल्लेख या शपथ के प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद सदस्य, राज्य विधानमंडल सदस्य, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब के शपथ का प्रारूप आपको तीसरी अनुसूची में मिल जाएगा, है ना। पढ़ना जरा, संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप क्या है तीसरी अनुसूची में? अरे भैया बिल्कुल है। ठीक है ना। फिर यहां पर देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो है शपथ का प्रारूप आपको तीसरी अनुसूची में दिखाई देगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप यही तो नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। एक काम करिए, 3 है ना, 3 नहीं होगा तो 3 इसमें है, गलत काटिए इसको। 3 इसमें है, गलत काटिए। 3 इसमें है, गलत काटिए। केवल आपके पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या? सी इज द राइट आंसर। अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको यहां पर पढ़ना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मास्टर पूरा पोस्टमार्टम करेगा। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भाई संसद के सदस्य, राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, कोई भी ससुरा हो, सब अपना शपथ का प्रारूप कहां से जो है मिलता है? इनको तीसरी अनुसूची से मिलता है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए भैया खुल जो, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची ये जो है विवेचित करती है। चौथी अनुसूची में क्या है? तो मास्टर ने बताया था जो चौथी अनुसूची है वो अपर हाउस के, वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बातचीत करती है। जो राज्यसभा की सीटें हैं, समझिएगा जरा, ये अपना प्यारा सा राज्यसभा, और ये राज्यसभा क्या होता है? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। लोकसभा क्या होती है? जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ये जो राज्यसभा होती है, इस राज्यसभा की जो सीटें हैं, जैसे मान लेते हैं कि 504, जैसे मान लेते हैं कि कितनी सीटें हैं? 245 सीटें हैं। कितनी सीटें बाबू? 245। अब 245 सीटों में, इन सीटों में किन राज्यों को कितनी सीटें जाएंगी और किन केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें जाएंगी? जैसे अगर मैं कहूं कि साहब यूपी में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी सीटें बाबू? आप बताओगे कि साहब 19 सीटें हैं। कितनी?
नहीं नहीं 19 सीटें हैं, ठीक है 19 सीटें हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, आप बताओगे साहब 18 सीटें हैं। आपसे मैं पूछूं कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में या फिर बिहार में कितनी सीटें हैं, तो आप बताओगे साहब 16 सीटें हैं। कितनी कितनी बाबू? 16 सीटें हैं, ठीक है ना। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं? कर्नाटक में तो 12 सीटें हैं, है ना। केरल में कितनी सीट है? केरल में तो राज्यसभा की 9 सीट है। ये बात आपको कहां से पता चलती है? 9वीं अनुसूची के माध्यम से। 9वीं अनुसूची यही करता है कि राज्यसभा के जो सीटें हैं उनका आवंटन, उनका बंटवारा केंद्रों में, केंद्र शासित प्रदेशों में और राज्यों में किस प्रकार किया जाएगा। ये तो जनसंख्या के आधार पर होता है, लेकिन समझना जरा, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि कहां पर का है, तो दिल्ली में 3 सीट है, पुदुचेरी में कितनी है? 1 सीट है। जम्मू कश्मीर में कितनी सीट है बाबू? 4 सीट। ये टोटल 8 सीट कहां पर है? आपको केंद्र शासित प्रदेशों में मिल जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप पंजाब में जाएंगे, आप असम में जाएंगे, आप तेलंगाना में जाएंगे, पंजाब, असम और तेलंगाना, यहां पर आपको कितनी कितनी 7 सीटें दिखाई पड़ेंगी। बाकी असम के अलावा जितना भी पूर्वोत्तर है, मतलब कि आप अगर सिक्किम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं पर भी जाएंगे, वहां पर आपको एक एक सीट राज्यसभा की दिखाई पड़ेगी। मेरा यह कहना है इतना ज्यादा आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। कभी कभी सीट मिलाने के लिए आ जाता है। तो ये राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो आपके चौथी अनुसूची में है। तो ये जो आपका है राज्यसभा के स्थानों का क्या आवंटन, ये आपका आंसर सही होगा। राजनीति में दल बदल, और राजनीति में दल बदल अगर हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची में पंचायतों की व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था, तो पंचायती व्यवस्था 11वीं अनुसूची में है। और भाषाओं का जिक्र कहां है? 8वीं अनुसूची में। कहां पर बाबू? 8वीं अनुसूची में। ये पूरा डिटेल से हमने बातचीत किया। आते हैं नेक्स्ट, यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन करने के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये कहां पर है? तो जब मास्टर ने आपको जो है अनुसूची 5 पढ़ाया था, अनुसूची 5 में पढ़ाया था अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5वीं अनुसूची था, इसमें मास्टर ने आपको पढ़ाया था अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। अभी समझना जरा, अगर आपसे कोई पूछे कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। यहां पर हमने एक आपको जो है परिषद बताई थी, जनजातीय सलाहकार परिषद। ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं बाबू? 20 सदस्य होते हैं। इसके 3/4 जो सदस्य होते हैं, कहा जाता है कि इन जो है आदिवासियों का उस विधानसभा में प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, उस राज्य के विधानसभा में। ये कुछ बातें आपको, लेकिन अगर मैं कहूं कि छठी अनुसूची में क्या है, तो छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। लेकिन यहां पर केवल 4 राज्यों के है, वो है असम, वो है मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आपको मिजोरम देखने को मिल जाएगा। कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एसटी क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और यहां पर आपको 2-3 बॉडी मिलेगी, एक स्वशासी जिला मिलेगा, एक आपको जो है जिला परिषद मिलेगी, एक आपको प्रादेशिक परिषद मिलेगी, जो तमाम प्रकार के कार्य करती है। और इसमें जो है जो जिला परिषद होती है, उस जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, उसके जो 26 सदस्य होते हैं उनका वयस्क मताधिकार होता है। मतलब उनको वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, 5 साल तक वो जो है अपने पद पर बने रहते हैं और जनता के कल्याण के लिए, मतलब एसटी के कल्याण के लिए वो काम करते हैं। और फिर जो है आपका जो 4 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो खैर अभी छठी अनुसूची आता है, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। यहां पर तीसरी अनुसूची, अभी मास्टर ने क्या बताया, तीसरी अनुसूची में शपथ का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। फिर 5वीं अनुसूची आपने देखा, आपका जो आंसर होगा वो 5वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किसके तहत जोड़ा गया? पहला जो संविधान संशोधन अधिनियम 1951 था, इसके तहत। इसमें क्या है बाबू? तो आप बताओगे कि इसमें भू सुधार है,
कौन सा विषय है? भू सुधार, और इसमें जमींदारी उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। अब देखना बारहवीं अनुसूची, जो 12वीं अनुसूची है ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। ये जो है शहरी प्रशासन से संबंधित है, शहरी प्रशासन से संबंधित। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो आप बताओगे कि साहब 18 विषय हैं, लेकिन आपको जो 11वीं अनुसूची मिलेगी उसमें टोटल 29 विषय मिलेंगे। एक कुछ बातें आपको जो है इस वाले क्वेश्चन से मिली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखिए जरा, वही क्वेश्चन अब आपका आ गया जो अनुसूचित जातीय क्षेत्रों से था, मतलब कि 5वीं अनुसूची था। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, किसी क्षेत्र के भीतर या किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। मतलब कि ये मास्टर ने पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया था 5वीं अनुसूची, जा करके देखिए। हमने बताया था कि अगर भाई कोई जो है अनुसूचित क्षेत्र है, इसकी घोषणा कौन करेगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र होना चाहिए? ये राष्ट्रपति घोषणा करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके जो है परामर्श पर? तो राज्यपाल के परामर्श पर ये राष्ट्रपति क्या करता है? अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करता है। तो अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं अपने एक आदेश से। ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है। क्या होती है? जिला परिषद इसको कहते हैं। मास्टर ने पूरा डिटेल से पढ़ाया है कि जिला परिषद क्या होती है, स्वशासी जिला क्या होता है, इसके अलावा प्रादेशिक इकाई क्या होती है, जाकर के देखिए। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में जो है गांवों के समूह का होता है। तो सबसे बड़ी इकाई आप देखेंगे जिला परिषद, और उसके बाद सबसे छोटी इकाई ये जो है आपको ब्लॉक स्तर पर दिखाई पड़ेगी जो गांव का समूह होती है। ये भी बात क्या है? सही है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को जो है वार्षिक प्रतिवेदन दे। समझिएगा जरा, यहां पर जो यष्टि क्षेत्र होता है उस यष्टि क्षेत्र का जो राज्यपाल होता है, जो उस राज्य का राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल क्या करता है? हर एक नोटिस किसको देता है? राष्ट्रपति महोदय को देता है। कोई यहां गृह मंत्रालय नहीं है और कोई वहां सीएम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। राज्य का जो राज्यपाल होता है, ये राज्यपाल प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? तो ये प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति महोदय को सौंपेगा। किसको सौंपेगा बाबू? राष्ट्रपति। तो आपका जो तीसरा वाला कथन गलत हो गया, 1 और 2, केवल 1 केवल 2। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें 1 और 2 कथन सही है, मतलब कि जो है 2 कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। तो आप कहां पर आओगे? बी ऑप्शन पे आओगे। ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है। 3 विधायी सूचियों, जब आपको 7वीं अनुसूची मैंने पढ़ाया था, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में हमने आपको केंद्र सूची पढ़ाया था, हमने राज्य सूची पढ़ाया था, हमने आपको समवर्ती सूची पढ़ाया था। इन तीनों सूचियों में आपको बताया गया था कि भाई इतने समय 100 विषय हैं केंद्र सूची में, राज्य में 61 विषय हैं और यहां पर 52 विषय हैं। मजे की बात है कि यहां पर केंद्र कानून बनाता है, यहां पर राज्य कानून बनाता है, और यहां पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। अगर केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से बाबू? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन आप समझना जरा, यहां पर पहले 66 विषय हुआ करता था। कहां पर? राज्यों में। घटा करके कितना कर दिया गया? 61। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 52। मतलब ये जो 5 तो घटाया गया है, यही राज्य सूचिया का जो विषया है ये समवर्ती सूची में लाया गया है। मतलब कि 5 विषय जो है ये समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, ये समवर्ती सूची में क्या करता है? 5 विषय को ऐड करता है। कौन कौन से 5 विषय हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है वन। क्या है बाबू? वन, फॉरेस्ट है। दूसरा है वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण। तीसरा है मापतौल। तीसरा क्या है? मापतौल। चौथा है न्याय प्रशासन। और एक 5वां आपको दिखाई पड़ेगा एजुकेशन के रूप में, शिक्षा के रूप में। तो एक कुछ 5 जो है सब्जेक्ट जो राज्य सूची से हटा करके कहां पर लाया गया? समवर्ती सूची में लाया गया। और ये आपको कह रहा है कि अनुसूचियों की 3 विधायी सूचियों का जो है प्रावधान कहां पर है? तो 7वीं अनुसूची में है। ठीक है ना। चलें आगे,
यहां पर देखना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय हुआ करती थी अब समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है ना। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लाया गया था, याद रखिएगा। और इसके तहत ध्यान सुनिएगा, इसके तहत कहा गया कि ये जो अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C है, मतलब कि राज्य क्या करेगा, भौतिक संसाधनों का सम वितरण करेगा, केंद्रीकरण नहीं करने देगा, है ना, केंद्रीकरण नहीं करने देगा। और इस भौतिक संसाधनों के सम वितरण के लिए अगर किसी के संविधान का अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 मतलब कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन भी हो रहा हो तो वायलेशन माना जाएगा, वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये आपका 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 कहता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या था, इसमें जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसको मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था, तो संपत्ति का फंडामेंटल राइट समाप्त करके इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार किसके माध्यम से समाप्त किया गया, वो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से। इतनी बातें क्लियर, चलें आगे। अब देखना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है इसकी आपको पहचान करनी है। भारत की संसद द्वारा, एकदम सुनिए, भारत की संसद द्वारा या भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। अच्छा, जब मास्टर ने आपको पूरा डिटेल से बताया था कि 9वीं अनुसूची भू सुधार के लिए कैसे कैसे लाई गई और क्यों क्यों लाई गई, है ना, भू सुधार हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का फंडामेंटल राइट था। कामेश्वर सिंह बनाम भारत संघ का मामला, कामेश्वर सिंह बनाम पटना राज्य का मामला आता, बिहार राज्य का मामला आता है। इसके अलावा जो है आपको और भी जो है तमाम प्रकार के केसेस मिल जाएंगे, है ना, जिसमें जो है लोग, जो जमींदार वर्ग थे, वो जमींदार वर्ग अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट का सहारा ले लेता था, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चला जाता था, इसलिए कि उनका संपत्ति का जो अधिकार था वो फंडामेंटल राइट था और फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो जमींदारी उन्मूलन था, जो भू सुधार था, वो हो ही नहीं पा रहा था। फिर उसके लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची, और फिर जो कोर्ट का दरवाजा था वो बंद कर दिया गया। लेकिन फिर बाद में एक केस आता है IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस 2007 में, और कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इन न्यायपालिका के स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। फिर कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी कानून न्यायपालिका, अगर कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय डाल सकती है संसद, ये बात सही है। फिर 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। अब केस आया है IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस। ये जो IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का केस 2007 में आया, इसके बाद कहा गया कि न्यायिक समीक्षा के दायरे में हर कानून आएगा जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। और कहा 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई कानून शामिल किया गया है 9वीं अनुसूची में तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब न्यायालय जाया जा सकता है। तो यह कहना कि न्यायालय नहीं जाया जा सकता, एक कथन क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल कौन सा सही होगा, केवल एक सही होगा, ठीक है ना, केवल एक सही हुआ। चलें आगे। मतलब कि 2007 से पहले, इस डिसीजन से पहले ये अगर क्वेश्चन आता तो आपका दोनों कथन सही हो जाता। आपका क्या होता, दोनों कथन सही हो जाता, ठीक है ना। ये IAS का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। चले आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, भूल जा भैया, कोहेल्लो। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया आपका, एक क्वेश्चन पूछा गया है और यूपीपीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चूंकि 2007 में ये डिसीजन आया था, 2017 का ये क्वेश्चन है शायद, हाँ 2017 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोहेल्लो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से जुड़ा हुआ है। अभी मास्टर ने बताया आपको 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। जिस मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया था कि कोई अब 9वीं अनुसूची के मैटर को लेकर के, मतलब भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन को लेकर के अगर कोई कानून बनाया गया है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन IR कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु का ये जो 2007 का केस आता है और कहा गया कि कोई भी कानून संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया गया है तो उसको न्यायिक समीक्षा उसकी की जा सकती है, उसको न्यायालय ले जाया
जा सकता है। ठीक है, तो किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, यहां पर विषयों का विभाजन किया गया था, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में, ये आपने देखा। 8वीं अनुसूची का जिक्र हमने नहीं किया, 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं में जो 14 भाषाएं थी ये मूल संविधान के माध्यम से आपको दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो 8 भाषाएं थी इनको संविधान संशोधनों के जरिए जोड़ा गया है। एक जो है संविधान संशोधन किया गया था 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, जिसके तहत एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम है सिंधी भाषा। फिर उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई जिसको हम क्या कहते हैं? कोंकणी कहते हैं, कोंकणी कहते हैं, मणिपुरी कहते हैं, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। फिर उसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत आपको 4 भाषाएं दिखाई पड़ेंगी जोड़ते हुए। एक है बोडो, फिर उसके बाद डोंगरी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। ये जो है 4 भाषाएं आपको किसके तहत? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दिखाई पड़ेंगी। तो टोटल 14 मूल भाषाएं, 8 संविधान संशोधनों के जरिए, ये टोटल आपकी 22 भाषा। 22 भाषाओं का जिक्र कहां पर है बाबू? तो आप बताओगे कि 8वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो ये दल बदल कानून की बात करता है। ठीक है ना, क्या? दल बदल कानून की, और इसको किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इतनी कुछ बातें आपने इस जो है क्वेश्चन के माध्यम से देखी। चले आगे, यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? तो अभी अभी मास्टर ने बताया कि जो 10वीं अनुसूची है, इस 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल कानून दिखाई पड़ेगा। थोड़ा सा 10वीं अनुसूची का पोस्टमार्टम करते हैं। ये 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से जोड़ी गई। ठीक है ना, इसमें प्रावधान क्या किया गया है? दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। दल बदल कानून का प्रावधान 1967 का दौर था। गया लाल एक जो है एक हरियाणा के व्यक्ति थे, विधायक थे, उन्होंने 24 घंटे में 3 बार पार्टी चेंज की, और 3 बार पार्टी चेंज की, इसीलिए आया राम गया राम उनको कहा गया। और चूंकि समस्या क्या थी कि 10वीं अनुसूची से पहले राजनीतिक अस्थिरता थी, दलीय अनुशासन की कमी थी, तो राजनीतिक अस्थिरता और दलीय अनुशासन को बढ़ाने के लिए 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल कानून लाया गया, और कहा गया कि किसी भी विधायक और किसी भी सांसद, मतलब कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर जो है विधानसभा का सदस्य है, अगर किसी ने अपनी पार्टी चेंज की, कोई कांग्रेस से बीजेपी में गया, बीजेपी से कांग्रेस में गया, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मतलब कि कोई भी है ए से बी पार्टी में अगर कोई जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कोई निर्दलीय सदस्य है, क्या? कोई निर्दलीय सदस्य है, अगर ए किसी जो है ए नामक या बी नामक किसी भी पार्टी का चुनाव करता है, उसकी भी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई मनोनीत सदस्य है, मनोनीत सदस्य ये 6 माह बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो इसकी भी सदस्यता जा सकती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल है जिसका वो विपर होता है, विपर मतलब कि जो राजनीतिक दल बोलते हैं अपने सदस्यों से कि ये हमको जो है उपस्थित होना है इतने समय इस चीज के लिए मतदान करना है या बोलना है, अगर आप राजनीतिक दलों के जो है कहे गए बातों को नहीं मानते हैं तो आप एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून के शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें हैं, हालांकि जो है सदस्यता नहीं भी जा सकती है अगर समझना जरा 1/3 सदस्यता कि पहले अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, लेकिन कहा गया कि नहीं एक कम है। फिर क्या कहा गया, एक आपको 92वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, और इसके माध्यम से क्या कहा गया, 91वां या 92वां संविधान संशोधन अधिनियम है, कहा गया कि 2/3 सदस्य, मतलब कि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य अगर पार्टी छोड़कर के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। तो एक कुछ बातें जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित हमने बताई 10वीं अनुसूची। ठीक है ना। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। फिर यहां पर देखना जरा, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। कितने विषय हैं वहां पर? 29 विषय हैं। 18 विषय आपको 12वीं अनुसूची के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। यहां पर आइए जरा नेक्स्ट,
आपको जो है कुछ युग्म दिए गए हैं, वो आपको मिलाना है। तीसरी अनुसूची, और तीसरी अनुसूची में मास्टर ने आपको जो है शपथ का प्रावधान बताया था। क्या? प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान या फिर यहां पर शपथ। 10वीं अनुसूची, यहां पर आपको दल बदल मिल जाएगा। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं का जिक्र मिल जाएगा, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची, यहां पर आपको भू सुधार या फिर जमींदारी उन्मूलन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जमींदारी उन्मूलन, ये सब सारी चीजें अब आप जाकर के मिला लीजिए कि क्या है। कह रहा है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहां 9वीं अनुसूची जो है भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन संबंधी दिया है, लेकिन यहां पर क्या दिया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ये आपकी चौथी या जो चौथी वाली अनुसूची है उससे संबंधित है, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जो चतुर्थ अनुसूची है ये राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बात करती है, राज्यसभा की सीटों के आवंटन। 8वीं अनुसूची ये 22 भाषाओं के जिक्र, 8वीं अनुसूची ये 22 भाषा, अरे मिट जा भैया, 22 भाषाओं के जिक्र, अरे सॉरी, षष्ठम अनुसूची ये है, ये षष्ठम अनुसूची। ये कहता है कि भाई असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके जो यष्टि क्षेत्र हैं, इन यष्टि क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध। जो 8वीं अनुसूची है यहां पर आपको 22 भाषाओं का जिक्र मिल जाएगा। क्या? 22 भाषाओं का। 9वीं अनुसूची, यहां पर आपको भू सुधार, क्या? भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन मिल जाएगा। क्या? भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन। अब आप यहां पर मिला लीजिए, सारा कुछ दिया गया, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट यहां पर देखिए जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वीं अनुसूची, यहां पर शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, विभाजन या फिर विषयों का विभाजन मिल जाएगा आपको, जो भी दिया रहेगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची, यहां पर 22 भाषाओं का जिक्र मिल जाएगा, 22 भाषाओं का। 9वीं अनुसूची, यहां पर भू सुधार आपको मिल जाएगा या फिर जमींदारी उन्मूलन मिल जाएगा, जमींदारी उन्मूलन मिल जाएगा। 10वीं अनुसूची, यहां पर आपको दल बदल कानून मिल जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें अब जाकर के आप मिला लीजिए, ठीक है ना। जाकर के यहां तक ये विधायी शक्तियों का वितरण ये दिया है, शक्तियों का विभाजन या फिर विषयों का विभाजन, इसको हम विधायी शक्तियों का विभाजन भी कह सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट। तो ये आपका कुछ अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आपके कुछ भाग वगैरह छूटे हुए हैं, उनको जिक्र कर लेंगे, फिर हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल पर आएंगे, प्रियम्बल प्रस्तावना पे आएंगे और पूरा डिटेल से बातचीत करेंगे। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू।